नमस्कार। बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम सबके सामने है। प्रशांत किशोर ने भाजपा के गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के होम कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस पर इनके पिता भी विधायक रहे, जीत हासिल की है। यानी राजनीति के शब्दों में, वाक्यों में प्रशांत किशोर ने भाजपा के गढ़ को ढाह दिया है। आमतौर पर खबरिया चैनल इसको दिखाते हैं। मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये बताने का नहीं है कि कैसे ढह गया, क्या हुआ। बहुत सारे दर्शकों ने आज दरख्वास्त किया है हमसे, उन्होंने अनुरोध किया है और कहा है कि इसके हार के कारण की भी समीक्षा कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के हार का और प्रशांत किशोर की जीत का। वो आप हमसे सहमत हैं कि हम हमेशा आंकड़ों और फैक्ट्स के आधार पर बात करते हैं। तो एक बार जो चुनाव आयोग के वेबसाइट पर पूरा परिणाम और इसके जो रेलिवेंट फॉर्म 20-21 वगैरह होता है वो अपलोड हो जाए तो फिर हम उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन आज इस जीत के, प्रशांत किशोर के जीत के बिहार की राजनीति में क्या मायने हैं, इस पर हम एक विवेचना जरूर करना चाहेंगे। इसके पहले कि हम लोग ये चर्चा प्रारंभ करें, एक शब्द से आपको वाकिफ़ होना होगा और वो शब्द है कांग्रेसीकरण। कांग्रेसीकरण जब हम कहते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी एज सच के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। राजनीति में एक संस्कृति का नाम है कांग्रेसीकरण। यानी आज़ादी के बाद से जब जो चीज़ें स्टेबलाइज की देश की राजनीति में, राष्ट्रवाद और विकास और नेहरू जी का प्लान्ड डेवलपमेंट और सोशलिस्ट इकॉनमी वगैरह वगैरह 74, 75, 76 तक वो सारी चीज़ें चली। उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस में कुछ विकृतियां आनी शुरू हो गई, जिसके कारण से 2014 तक आते आते कांग्रेस लगभग राष्ट्रीय फलक से विलुप्त हो चुका था। बहुत सारे राजनीतिक प्रेक्षक इन कारणों को, यानी जिन कारणों के चलते कांग्रेस की दुर्गति हुई और 3 फिगर से घट के ये 2 फिगर डबल डिजिट में आ गई, उसको एक शब्द गढ़ा, उसका नाम है कांग्रेसीकरण। ये भारतीय राजनीति में एक अजीब इत्तेफाक है कि देश के हर एक कोने में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, यानी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने जन्म लिया और अपने अपने हिसाब से अपने अपने मुद्दे और इशूज़ के आधार पर उनका ग्रोथ हुआ। कुछ ने सत्ता पाई, कुछ सत्ता से बेदखल हुए। उन सबों में अगर आप उसके इतिहास को पढ़ेंगे, उसके डिबैकल और उसके पराजय के कारण की समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि यही कांग्रेसीकरण वाली संस्कृति के कारण इन सभी पार्टियों की दुर्गति हुई। चूँकि हम बिहार सेंट्रिक बात कर रहे हैं, इसलिए बिहार में सबसे पहले हम राष्ट्रीय जनता दल के और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीयकरण, कांग्रेसीकरण की बात करेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेसीकरण की बात करेंगे। कांग्रेसीकरण को समझने के लिए 4 अवयव को समझना चाहिए कि ये 4 अवयव जिस दल में भी आता है उसको सामान्य तौर पर राजनीति के जानकार कांग्रेसीकरण की संस्कृति कहते हैं और वो उसके पराभव का, उसके हार का एक कारण बनता है, प्रमुख कारणों में से कारण बनता है, जिसमें एक है ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स एंड ऑर्डर फ्रॉम द टॉप। आप एक शब्द याद रखिए, आला कमान। आला कमान की संस्कृति ये कांग्रेस से शुरू हुई और वही आला कमान की संस्कृति बदले हुए शब्दावली में राष्ट्रीय जनता दल के साथ आई। सुप्रीमो, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, आपने ये शब्द सुना होगा। फिर धीरे धीरे यही
आला कमान, केंद्रीय नेतृत्व के शब्दावली में भारतीय जनता पार्टी के पास आया, तो जब निर्णय कथित रूप से ऊपर से आने लगे और थोपे जाने लगे, तो इसको कांग्रेसीकरण कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी यह संस्कृति पनप गई। कांग्रेसीकरण का दूसरा मतलब होता है कि एक्सट्रीम कास्ट और कथित सोशल इंजीनियरिंग का बहुत एग्रेशन हो जाना। आप देखिएगा कांग्रेस के 70, 80, 90 वगैरह में जो उसके मिनिस्ट्री को देखिएगा तो पाइएगा कि उसमें किसी व्यक्ति को मंत्री परिषद में या किसी व्यक्ति को एमएलसी या किसी व्यक्ति को राज्यसभा में भेजे जाने का मापदंड यह नहीं होता है वह व्यक्ति इतना काबिल है, बल्कि मापदंड ये होता है कि ये फलाने जात का है और इसको उठा के बना दो, और ये मान लो कि मैंने इस जाति से इसको बना दिया है एमएलसी, तो इस जात का सारा वोट मेरा हो जाएगा। कांग्रेसीकरण का दूसरा मतलब ये है। आप उठा लीजिए आरजेडी को, उठा लीजिए भाजपा को, इवन जदयू को, ये संस्कृति शुरू हो गई। ये बात सही है कि हर समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व किसी दल में हो, ये एक राजनीतिक बाध्यता के साथ सामाजिक न्याय का एक स्वरूप भी है। लेकिन फर्ज कीजिए कि किसी कुशवाहा के व्यक्ति को एमएलसी बनाया जाता हो, तो वह व्यक्ति कुशवाहा होने के साथ साथ किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता है, यह मानकर और इस पृष्ठभूमि में और इस अधिमानता के कारण उसको जगह मिलता है। कांग्रेसीकरण का यह मतलब है। आप उठा के देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल में यही शुरू हो गया धंधा, जदयू में वही शुरू हुआ, और फिर भाजपा ने भी उसी संस्कृति का आवरण, उसी संस्कृति को ओढ़ना और बिछौना बना लिया। कांग्रेसीकरण का एक और मतलब होता है पैरासूट से कैंडिडेट डालना, जिसको हम लोग बोलते हैं थोपना। अब आप इस चुनाव को देख लीजिए, भाजपा के चुनाव को, बांकीपुर में एक कैंडिडेट उठा करके डाला गया, फिर दूसरा कैंडिडेट को बदल के डाला गया। नितिन नवीन, आज तक भाजपा का रैंक एंड फाइल भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाया है कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप किसी से बात कर लीजिए, भाजपा का नेता हो या थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ जो रखता हो, बोलेगा कि तो अनुकंपा पर बन गए। तो अनुकंपा पर पैरासूट से नेता बनाने की संस्कृति ये कांग्रेस से शुरू हुई थी। मुझको याद है कांग्रेस से एक राज्यसभा सदस्य हुआ करते थे, अहलूवालिया साहब, बोरिंग रोड वगैरह में उनका घर था। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं चूंकि एक संस्कृति की बात कर रहा हूँ, हम लोग आज तक उसको नहीं देखे हैं, खाली बोर्ड लगा हुआ देखे, राज्यसभा के सदस्य रहे। उसके बाद मजेदार बात, वो आ गए बीजेपी पे, तो बीजेपी के सदस्य हो गए। नजमा हेपतुल्लाह, वो सिर्फ इसलिए बनाई गई राज्यसभा के सदस्य या फिर उपसभापति, सभापति और जितने पद मिले उनको, वो इसलिए नहीं मिले कि बहुत काबिल थी, मुस्लिम में उनसे ज़्यादा और कोई काबिल नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले शिक्षा मंत्री की पुत्री। कांग्रेसीकरण ये भाजपा में भी शुरू हो गया। तो इसको ऐसा समझिए कि कांग्रेसीकरण के चलते बर्बाद हुआ, तो अगर वही संस्कृति दूसरे दलों में आएगा तो उसको भी बर्बाद होना तय है। सो मच सो, आप उठा लीजिए तृणमूल कांग्रेस, उसमें भी कांग्रेसीकरण हुआ। इत्तेफाक से ममता बनर्जी तो यूथ कांग्रेस में ही थी, और वहां जब आई तो उसने वही सब काम शुरू कर दिया जो पहले कांग्रेस करती थी, उसके बाद सीपीएम करती थी। सीपीएम के सारे कैडर इनके हो गए। सीपीएम जो पॉलिटिक्स, वायलेंस का पॉलिटिक्स और ट्रेड यूनियन का पॉलिटिक्स, एंटी बिजनेस, एंटी आप कह सकते हैं ग्रोथ का पॉलिटिक्स शुरू कर दे। और आप स्मरण कीजिए कि जब सिंगूर का आंदोलन हुआ, टाटा वहाँ से अपना प्लांट हटा करके गुजरात लेके चली गई नैनो कार बनाने वाली, वो सब वाकया आप अपने मस्तिष्क में ला सकते हैं। तो जिन जिन पार्टियों ने अपने संस्कृति में कांग्रेसीकरण को लाया, वो धीरे धीरे इस फलक से गायब होते चले गए। अब आइए प्रशांत किशोर के विजय के क्या मायने। तो प्रशांत किशोर के विजय के मायने इस राज्य में एक नए राजनीतिक
संस्कृति के जन्म लेने का है। मैं राजनीतिक समीकरण नहीं बोल रहा, समीकरण बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, और इफ़ आई एम परमिटेड टू से, ये समीकरण एक चालू टाइप का शब्द है जो खबरिया चैनल में चलता है। इसलिए मैंने कहा कि प्रशांत किशोर का बांकीपुर में जीत जाना यह एक नए राजनीतिक संस्कृति के जन्म का भी प्रतीक है। इनके जीत के दूसरे क्या मायने हैं? इनके जीत के दूसरे मायने ये हैं कि यद्यपि अभी ये कहना बड़ा प्रीमैच्योर है, लेकिन इनके जीत के मायने यहाँ ये है कि जैसे तमिलनाडु में दो राजनीतिक शक्तियाँ डीएमके, एआईडीएमके, ये दोनों राजनीतिक फलक से धीरे धीरे उसी कांग्रेसीकरण के कारण बर्बाद होते चले गए, और विजय थलपति एक युवा कलाकार उठता है, 1.5 साल 2 साल मेहनत करता है और तमिलनाडु की राजनीति को बदल के रख देता है। एक नई राजनीतिक संस्कृति का उदय वहाँ भी होता है। मैं देख पा रहा हूँ, कोई मेरी बात से इत्तेफाक रखे या न रखे, चूँकि अभी लगभग 3.5 से 4 साल का समय, 4.5 साल का समय लगभग बाकी है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन में 29 में इलेक्शन हुआ तो 3.5 साल, अन्यथा 4.5 साल का समय है प्रशांत किशोर के साथ। तो अगर प्रशांत किशोर ने इस नई राजनीतिक संस्कृति के मसाल को इस राज्य के तमाम हिस्सों में और तमाम सामाजिक संरचना में, तमाम जाति में, तमाम सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल में, तमाम डेमोग्राफिक प्रोफाइल में, खास करके यंगस्टर्स में पहुंचाने में सफलता हासिल की, जिसकी पूरी संभावना है, तो यह राज्य 2029-30 में एक बड़े राजनीतिक शक्ति के उदय का गवाह बनने जा रहा है। प्रशांत किशोर के जीत के तीसरे और चौथे मायने क्या है? तीसरे और चौथे सबसे महत्वपूर्ण मायने ये हैं कि आज से तकरीबन 2 साल पहले या शायद 3 साल पहले 2 अक्टूबर को जन स्वराज अभियान एक राजनीतिक दल में परिवर्तित हुआ था। तो उस पल का इतिहास में घटित उस घटना का मैं गवाह भी रहा हूँ। मैं उसी समय सेवा से निवृत्त हुआ था और राजनीति में रुचि और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के क्रम में मैं वेटनरी कॉलेज के उस ग्राउंड में उस भीड़ का और उस उत्साह का गवाह भी बना। उसके कुछ वीडियोस भी मैंने डाले थे। करीब 2 साल पहले इन्होंने घोषणा की थी प्रशांत किशोर ने कि 2 अक्टूबर 2024 में पार्टी की स्थापना होगी। तो आज ग्राउंड पर हम लोग देखने के लिए आए थे तो वक्त की स्थिति क्या है। करीब 2 घंटे रहने के बाद कुछ चीजें स्पष्ट हो गई। पहला कि इनका मेहनत रंग लाना शुरू कर दिया है। दूसरा कि लोगों में बहुत उत्साह है और अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक रीजन, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र से लोग आए। लगभग 2 घंटे से मैं यहाँ हूँ। घुमस भरी गर्दी है, लेकिन लोग उनके प्रति बहुत उत्साहित है। काफी उम्मीदें। आज पार्टी का दिवस गठन हो जाएगा, पार्टी के संविधान की घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन सही चुनौती, वास्तव में जो चुनौती है आज से शुरू हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेहरों को मैंने देखा, बहुत सारे ऐसे नाम थे जो राजनीति में हाशिए पर चले गए, जो दूसरे दल में थे, कोई दूसरा मोर्चा में थे, कोई हार गए, कोई पार्टी से निकाल दिए गए। तो सब लोग अपने लिए स्थान ढूंढ रहे हैं। तो होता है ना कि जो विजेता होता है उसके लोग भीड़ चल रहे, जो सिर्फ टिकट की आस में आए हैं, जो पद के लालसा में आए हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि जब टिकट का बंटवारा होगा इसमें से कितने लोग टिकते हैं, प्लस पार्टी को ठीक से चलाने के लिए किसी काउंसिल बनाने की बात है। मुझको ऐसा लगता है कि संभवतः ये कम्युनिस्ट पार्टी का जैसा पोलिट ब्यूरो रहता है, वो सुप्रीम बॉडी रहता है, तो कदाचित बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स इसमें जुड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुआ 2025 में, जिस तरीके से जन समर्थन मिलता हुआ दिखा, लेकिन वह वोटर के टर्नआउट में तब्दील न हो सका। उस पर काफ़ी बात हो चुकी है। कदाचित लोगों को यह लगा, या जो एक प्रशांत किशोर जी के शब्दों में ही लीप ऑफ फेथ
लोग नहीं ले पाए, या फिर लगा कि प्रशांत किशोर को देने के कारण वोट बट जाएगा, जो भी कारण रहा हो, इनको कोई इलेक्टोरल सक्सेस नहीं मिल पाया। सो मच सो कि ज़्यादातर सीटों में जमानत भी जब्त हो गई। यह एक बड़ी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक घटना भी मैं कहूँगा, इसलिए कि उम्मीद की किरण, आशा का संचार और सपनों का एक पिटारा, इन्होंने जो बिहार के सामाजिक और आर्थिक, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अलग अलग डेमोग्राफिक डिविडेंड में, खासकर कि युवाओं में, माइग्रेंट लेबरर्स में, स्टूडेंट्स में, महिलाओं में जगाया था, वह अचानक से लगा कि मानो यह सब कुछ खत्म हो गया। कोई इस बात से इत्तेफाक रखे या न रखे, लेकिन इतने बड़े पॉलिटिकल डिबैकल के बाद प्रशांत किशोर जी का फिर से उठ खड़ा होना, और वो तब जब वो टिपिकल उस तरह का पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे जैसा कि इस देश और इस राज्य में अन्य राजनीतिक दल करते हैं, उठ खड़ा होना बहुत मुश्किल लग रहा। सेवा में रहने के कारण प्लस सामाजिक क्षेत्र में लगातार हम काम करते रहते हैं, अलग अलग सोशल स्ट्रेटा के लोगों से, अलग अलग समाज के लोगों से, अलग अलग क्षेत्र में जाते रहते हैं। लोगों में एक घनघोर निराशा या हताशा, या यूँ कहें कि दुख का एक सेंटिमेंट प्रिवेल करना शुरू हो गया था कि एक व्यक्ति आया था जिसने बच्चों की चिंता की थी, जिसने टिपिकल पॉलिटिकल नारों से अलग, टिपिकल राजनीति के हथकंडों से दूर और आमतौर पर अछूते रहे विषयों से अलहदा उन चीज़ों पर बात की थी जिस पर कोई बात नहीं करता है, और लोग ये कहते हैं कि इन विषयों पर वोट नहीं मिलता है। मुझको याद है उन दिनों में नौकरी में था, और मुझको लगता है कि 2005 के पहले की घटना है, 2000 से 2005 के बीच की घटना हो। बिहार का आर्थिक और आधारभूत संरचना का पैमाना, ये पैरामीटर्स बिल्कुल गर्त में जा चुका था। सड़कें नदारत, बिजली की स्थिति बहुत खराब, कानून व्यवस्था जैसे अभी है वैसे ही था। तो आमतौर पर हम लोग सुनते थे, या जो राजनीतिक लोग बात करते थे, तो हम लोग कभी इंटरेक्शन में कहते थे कि आप लोग मुख्यमंत्री जी या लालू जी या राबड़ी जी से क्यों नहीं कहते हैं कि सड़कें ठीक होनी चाहिए। तो एक राष्ट्रीय जनता दल के उस वक्त के जो लोग शासन में थे, इंक्लूडिंग लालू जी, उनको इस बात को लेकर के वो मुतमईन रहते थे, वो श्योर रहते थे कि रोड बनाने से वोट नहीं मिलता है। तो ये जो स्टीरियोटाइप सोच थी, इस सोच से अलहदा जब प्रशांत किशोर बात करना शुरू किए तो लोगों ने कहा कि इनको पॉलिटिक्स नहीं आता है, क्योंकि पॉलिटिक्स आने का यहाँ मतलब होता है जात की गंदी राजनीति करना, टिपिकल जुगाड़ तंत्र से वोटों को लुझाना, उसको रिझाना, उसका डर दिखाकर उसका वोट लेना, उसका डर दिखाकर उसको वोट देना, और समाज में स्प्लिट पैदा करके सबका साथ लेना। इससे अलहदा जब प्रशांत किशोर ने पलायन की बात की, शिक्षा की बात की, गरीबी कैसे दूर हो सकता है उसके रोड मैप की चर्चा की, एजुकेशन को कैसे ठीक किया जा सकता है, टर्शियरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कैसे लाया जा सकता है, एक एक विषय पर कानून व्यवस्था में कैसे सुधार हो सकता है, इन चीज़ों पर जब बात किया तो लोगों ने कहा कि इनको पॉलिटिक्स नहीं आता है। लेकिन जो लोग इसको समझने लगे, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झोपड़ी झुग्गियों में जो लोग थे वो ज़्यादा समझे बनिस्पत शहर में रहने वाले इंटेलेक्चुअल्स, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स जो होता है वो हमेशा स्केप्टिकल होता है, जिसको बोलता है ना कि ज़्यादा पढ़ जाइएगा तो आप काबिल हो जाइएगा, पिंगिल पढ़ने लगिएगा। तो पढ़े लिखे लोग स्पेशली बिहार जैसे समाज में पिंगिल पढ़ता है, लेकिन वो लोग जो गाँव में थे वो मोटे तौर पर इनके इन सभी जो इन्होंने जो लाइन ली थी और इनका जो संघर्ष में और इनके पदयात्रा में जो बातें हो रही थी उससे लोग प्रभावित हो रहे थे। लेकिन मैंने कहा ना कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो तब्दील नहीं हो पाया, उसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें एक लीप ऑफ फेथ वाली बात थी, वो विश्वास नहीं हो सका, फिर लगा कि पता नहीं ये जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो बात अलग है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इनके जीत के तीसरे और चौथे मायने ये है कि वह व्यक्ति जो इस राज्य में ऊर्जा, आशा, संस्कृति, विकास, शिक्षा, पलायन की एक नई परिभाषा के साथ आया था, अगर ये जीत नहीं मिलती तो कदाचित
सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने इनको घेरना शुरू किया, और जिस तरीके से खास करके जब सम्राट चौधरी आए तो प्रशासन, पुलिस और पॉलिटिकल गूंस, इन लोगों ने जो प्रहार करना शुरू किया, इसके सामने टिक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अगर ये जीत न मिलती तो यद्यपि मैं निराशावादी नहीं हूं, लेकिन एक नैरेटिव्स या एक हतोत्साह होने का भाव जरूर प्रिवेल करता। और अंतिम प्रशांत किशोर के विजय का मतलब यह है कि यह राज्य और यह चुनाव बहुत सारे मिथक को तोड़ दिया है कि चुनाव हमेशा मैथमेटिक्स से जीता जाता है, चुनाव हमेशा सोशल इंजीनियरिंग से जीता जाता है, चुनाव हमेशा नैरेटिव से ही जीता जाएगा, चुनाव हमेशा झूठ बोल करके ही जीता जा सकता है, चुनाव हमेशा पैसा ही बांट करके जीता जा सकता है। क्योंकि इनका जो टेस्टेड फार्मूला था जीविका देवी दीदी वाला, उन्होंने फिर शुरू की थी। और इस जीत के अंतिम मायने यह है कि यस, जेन जी, जो नए बच्चों का आंदोलन हुआ, उसको इस जीत ने, जिसको बोलते हैं ना, सब्सटैंशिएट किया है, उस पर मुहर लगाई है। आज के राज्य में सत्तारूढ़ दल हो, राज्य सरकार हो, मुख्यमंत्री हो, या फिर केंद्र में भाजपा लेड एनडीए गवर्नमेंट, जिस तरीके से पिछले 10-11 वर्षों में झूठ, फरेब, जुमले और इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त करना, धर्म का ऐसा घुट्टी पिलाना, अंधभक्तों की ऐसी फौज खड़ी कर देना, हर इंस्टीट्यूशंस में एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर इंडोक्ट्रिनेशन करना, ये चल रहा था। इस पर विराम लगना बहुत जरूरी था। प्रशांत किशोर के जीत के यह भी मायने। इसलिए आज बिहार की राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जो कदाचित बिहार में आने वाले समय में एक नई राजनीतिक चेतना, एक नई राजनीतिक संस्कृति, एक नई राजनीतिक आशा की किरण को लेकर आएगा। और कदाचित जो लोग ये मान कर बैठे थे कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आ सकते हैं, वो नहीं जीत सकते हैं, और ये बात 2025 के चुनाव में जनसुराज के हारने के कारण कंसोलिडेट हो रहा था, वो कुछ हद तक टूटेगा जरूर। और यदि प्रशांत किशोर की इस जीत के अंतिम मायने में लगाऊं तो मैं ये बता सकता हूं कि 2029-30 में यह राज्य एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर हो रहा है, जहां तमिलनाडु की तरह दोनों मेजर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, यानी जदयू भाजपा एक तरफ और आरजेडी कांग्रेस एक तरफ, इन दोनों को पीछे छोड़कर कदाचित जनसुराज एक बड़ी शक्ति बनकर विजय थलपति की तरह इस क्षितिज पर आ जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।